अपन ने एक तो बाल दिवस लिखा था, फिर कुछ 5-7 पॉइंट और जानकारियां लिखी थी। उसके बाद बाल विवाह के कारण क्या है, कैसे प्रचलन में आया, वो लिखा था। उसके बाद बाल विवाह के दुष्परिणाम क्या है, उन सब के बारे में लिखा था, है ना। तो बाल दिवस कब होता है, कब मनाते हैं? 14 नवंबर को किसका जन्म दिवस जो है होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस होता है 14 नवंबर को, जिसे हम राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाते हैं ना। और एक वो प्रधानमंत्री और भी था जिनका जन्म दिवस राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, वो भी बताया था, अगर याद है तो बताना। चौधरी चरण सिंह, जो भारत के क्रम से कौन से प्रधानमंत्री रहे, 5वें प्रधानमंत्री रहे, उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो जन्म दिवस है वो राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बाल विवाह होता क्या है बताना, आप बताएं। राष्ट्र बाल विवाह किसे कहेंगे? हाँ, सरकार द्वारा निर्धारित विवाह योग्य न्यूनतम आयु से पहले किया गया विवाह क्या कहलाएगा? बाल विवाह कहलाएगा। हाँ जी, मनुस्मृति में एज का क्या उल्लेख है, क्या फंडा किया गया था, बताओ। हाँ, बैठे बैठे बता दो, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, मनुस्मृति में ऐसा सुनिश्चित किया था मनु साहब ने कि यदि 30 वर्ष का पुरुष है तो उसके लिए 12 वर्ष की कन्या का विवाह, मतलब 12 वर्ष और 30 वर्ष के का जोड़ा बनता है उनके अनुसार। और 24 वर्ष का पुरुष है तो उसके लिए 8 वर्ष की कन्या का, ऐसा मतलब सुनिश्चित कर दिया था। अब मनु कौन है बताओ आप, मनु कौन था? सनातन धर्म के अनुसार बात करें तो प्रथम पुरुष था। तो प्रथम महिला कौन हुई? शत्रुपा, है ना। मनु जो है सनातन धर्म के अनुसार प्रथम पुरुष थे इस संसार के, और शत्रुपा कौन थी? प्रथम महिला थी। भारत का प्रथम लिखित प्रमाणित बाल विवाह इधर से कौन बताएगा? भारत का प्रथम लिखित प्रमाणित, जिसका लिखित में उल्लेख है हमारे सामने, वो भारत का प्रथम बाल विवाह कौन सा था? किस किस का हुआ था? गृहवर्मन और राजश्री का जो विवाह हुआ था वो बाल्यावस्था में ही हो गया था। इस बात का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? हर्षचरित में, जो किसने लिखा था? बाण भट्ट ने लिखा था। और बाण भट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने ये लिखा था कि गृहवर्मन के साथ हर्षवर्धन ने अपनी छोटी बहन राजश्री का विवाह जब किया था, उस समय राजश्री अल्पायु में थी। और इसी विवाह को भारत का प्रथम लिखित प्रमाणित बाल विवाह माना जाता है। इसके बाद बाल विवाह के कुछ प्रमुख गिने चुने कारण जिनके चलते बाल विवाह का प्रचलन हुआ, जैसे विदेशी आक्रांताओं का भारत में आगमन हुआ। तो उसके बाद फिर अपन ने दूसरा पॉइंट लिखा कि राजतंत्र हुआ करता था जिसमें शासकों का दुर्व्यवहार होता था। सामाजिक बंधी से ऐसी हैं, ऐसे संयुक्त परिवार है, गरीबी है, अशिक्षा है, बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक नहीं होते, वैसे शिक्षित नहीं है तो नॉर्मली जागरूकता नहीं है कि भाई बाल विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। ये इत्यादि कारण थे। फिर प्रमुख इसके जो दुष्परिणाम जो लिखे थे उसमें क्या क्या, 2-4 मोटे मोटे पॉइंट। जैसे सबसे पहले बात तो है बालक बालिकाओं का बचपन ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, है ना। इसके अलावा और आप जैसे मान लो लड़कियां जो हैं वो विक्षिप्त हो जाती है, मानसिक रूप से तनाव में आ जाती हैं, सर्वांगीण विकास रुक जाता है बच्चों का। और बताऊं तो जितना आप बोलने का प्रयास करेंगे उतना ही चीजें आपको आज ना सही कल जरूर अवश्य याद होंगी। आप बोलोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और क्या कारण हो सकते हैं, मतलब क्या दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं आपको? शारीरिक मानसिक सर्वांगीण विकास हो गया, वो बंद हो जाता है, रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। इसके अलावा समाज में मातृ मृत्यु दर बढ़ जाती है, शिशु मृत्यु दर बढ़ जाती है ना, विधवाओं की संख्या बढ़ जाती है, विधुर लोगों की संख्या बढ़ जाती है, जैसे हम हूं, संख्या बढ़ जाती है ऐसे। तो ये सब कहीं ना कहीं दुष्परिणाम है ना। इसके अलावा हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखा था कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि होने लगती है ना। शिक्षा का
का अभाव रहता है, शिक्षित नहीं होते हैं, तो फिर यौन व्यवहार का ज्ञान नहीं होता है, ऐसे में यौन संक्रामक रोगों के जो है क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे कारण थे। अब अपन शुरुआत करते हैं, रोकथाम के प्रयास क्या क्या रहे। अब रोकथाम वाला हेडिंग तो डाल लिया, उसमें नोट लगा के एक बात लिखेंगे और फिर अपन आगे जो है प्रयास क्या क्या रहे, कब कब रहे, वो लिखेंगे। तो नोट में अपन ये लिखना चाहते हैं, और हम पहले आपसे पूछेंगे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? अक्षय तृतीया अर्थात आखा तीज को। इसके अलावा और दूसरे सर्वाधिक कब संपन्न होते हैं? पीपल पूर्णिमा को। तो जो ये जिनको अपने साधारण भाषा में अबूझ सावा कहते हैं कि सावा निकलाने की जरूरत ही नहीं है, इस दिन तो कर ही देना चाहिए। तो दो ऐसी डेट हैं या दो ऐसे सावे हैं जब सबसे ज्यादा बाल विवाह संपन्न होते हैं। सबसे ज्यादा इन दोनों में देखें तो अक्षय तृतीया अर्थात आखा तीज को, और एक ही पीपल पूर्णिमा को। ये आखा तीज जो है ये कब होती है? ये वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को होती है। तो इस चीज को अपन नोट लगा के लिख देते हैं, फिर रोकथाम के प्रयास लिखेंगे। नोट में लिखना, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह अक्षय तृतीया अर्थात आखा तीज एवं पीपल पूर्णिमा को संपन्न होते हैं। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहते हैं, तो ओब्लिक लगा के लिख दिया है। अक्षय तृतीया अर्थात आखा तीज एवं पीपल पूर्णिमा को संपन्न होते हैं। अब अपन बात करते हैं, पहले वर्बली बात करेंगे उन चीजों को। देखो आप रटना मत, शब्दों को समझना मत, एक एज ए कहानी में बताता हूं, उसको आप रिलेट करना। यदि आपसे कहा जाए, मैं थोड़ा सा पुराना औपनिवेशिक सरकार, जब ब्रिटिश सरकार भारत में थी तब से शुरुआत करूंगा। जर्नली जो है डायरेक्ट शारदा एक्ट से शुरू करते हैं, जो कि ठीक नहीं है, चीजें आधी ही रह जाती हैं, आधी छूट जाती हैं, और काफी बार डीपली भी प्रश्न आ गया है, मैंने देखा है ऐसा। तो आप ज्यादा टेंशन मतलब शॉर्टकट ही लिखेंगे। देखो सबसे पहले शुरुआत 1829 में होती है। कब होती है? 1829 ईस्वी में होती है, बाल विवाह रोकथाम के क्रम में। शुरुआत बाल विवाह रोकथाम की कब से होती है? 1829 में। अब देखो 1829 का वो समय था जब भारत स्वतंत्र नहीं था, भारत में औपनिवेशिक सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी। औपनिवेशिक सरकार थी, तो भारत में बाल विवाह रोकथाम के क्रम में प्रथम प्रयास 1829 ईस्वी में औपनिवेशिक सरकार अर्थात ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। और सरकार ने 1829 में पहला प्रयास करते हुए कम उम्र की लड़कियों के साथ सहवास को बलात्कार घोषित कर मौत की सजा दिए जाने का प्रावधान किया। लेकिन उसमें एज का जो आंकड़ा है वो 10 वर्ष रखा। कितना? 10 वर्ष। औपनिवेशिक सरकार ने पहली बार 1829 में यह निश्चित किया कि यदि कोई भी ऐसी घटना घटती है जिसमें 10 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ यौन संबंध बनाए जाते हैं, और इस बात का मतलब सरकार भाई मालूम ही ना हो तो बात अलग है, लेकिन ये मुद्दा सामने आता है तो फिर जो गलत काम करने वाला व्यक्ति है, जो विक्टिम है, उसको मौत की सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया। लेकिन पता है इसमें जो 10 वर्ष थी उम्र, वहां पत्नी का नाम कहीं भी नहीं था। लेकिन पहले तो बाल विवाह प्रचलन में था,
तो 10 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाए या ना बनाए इस बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। सिर्फ स्पष्ट ये कहा गया कि भाई 10 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ यदि यौन संबंध बनाते हैं तो वो बलात्कार माना जाएगा और फिर उसकी सजा क्या होगी, मौत की सजा होगी। ये पहला प्रयास था साहब। इसके बाद तत्कालीन समय जो विधि आयोग था, विधि आयोग 1846 ईस्वी में तत्कालीन औपनिवेशिक सरकार के समक्ष ये अपनी सिफारिश करता है कि साहब आपने जो रोकथाम किए हैं 10 वर्ष निर्धारित किए वो ठीक है, लेकिन इससे जो कम उम्र की विवाहिताएं हैं उनके साथ जो जबरन यौन संबंध बनाए जाते हैं उसके पति द्वारा, उन पे रोकथाम का जो है काम नहीं हो पा रहा है। तो 1829 में तो पहला प्रयास हुआ जब सरकार ने 10 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने को बलात्कार घोषित किया और मौत की सजा दिए जाने का प्रावधान किया। फिर आगे मैंने स्टेप लिया है 1846 का। 1846 ईस्वी में तत्कालीन समय जो विधि आयोग था उसने सरकार के समक्ष ये सिफारिश रखी कि जो विवाहिताएं हैं उनके साथ भी 10 वर्ष की उम्र से पूर्व जो यौन संबंध बनाता है पति, उसको गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। ये सिफारिश कब की गई है? 1846 में। किसने की है? ये विधि आयोग ने। तत्कालीन समय जो विधि आयोग था, इस विधि आयोग ने ये सिफारिश की और इस सिफारिश को भाई साहब सरकार ने स्वीकार किया 1860 में। कब स्वीकार किया? 1860 में इसको स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए विवाहिता व अविवाहिता दोनों के लिए ही यौन संबंध स्थापित करने की न्यूनतम जो आयु थी उसको 10 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 12 वर्ष। बोलो लो, आप 10 की कह रहे, हम 12 कर देते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? 1860 में उसको स्वीकार किया और 12 वर्ष उसको कर दिया। तो ये 3 स्टेप आपको वर्ष बाय वर्ष याद रखनी है। कहानी 1829 की, 1846 की और 1860 की है। 1829 में क्या हुआ? पहली बार सरकार ने यौन संबंधों की एज निर्धारित की और 10 वर्ष से कम आयु के ऐसे घटनाओं में बलात्कार घोषित करके उसको मौत की सजा दिए जाने का प्रावधान किया। फिर तत्कालीन विधि आयोग ने 1846 में ये सिफारिश रखी, यौन संबंध बनाने की न्यूनतम आयु जो है वो विवाहिताओं के लिए भी निश्चित होनी चाहिए। सरकार ने इस विधि आयोग की सिफारिश को कब सुना? 1860 में। और विवाहिता व अविवाहिता दोनों के लिए ही जो है न्यूनतम आयु यौन संबंध बनाने की कितने वर्ष कर दी? 12 वर्ष कर दी। यहां तक कोई बड़ा प्रावधान, बड़े एक्ट नहीं आए हैं। इससे आगे अब एक्ट चलेंगे जिसमें नेटिव मैरिज एक्ट आएगा 1872 का। उसके बाद एक आएगा एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 और उसके बाद आ जाएगा आपका शारदा एक्ट 1929 वाला। तो इनको शॉर्टकट लिए अपन लिख लेते हैं, 2-2 लाइन, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा वो है ना। तो आपने जितना लिखा उससे आगे लिखना शुरू करें। आपने नोट लगा के क्या लिखा है बताना, आपको याद है क्या? राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? अक्षय तृतीया अर्थात आखा तीज को होते हैं। और फिर दूसरे ज्यादा कब संपन्न होते हैं? पीपल पूर्णिमा को। अब अपन बाल विवाह रोकथाम के क्रम में किए गए क्रम से जो प्रयास है उनको लिखते हैं, लिखना शुरू करें। ठीक है। भारत में बाल विवाह रोकथाम के क्रम में, भारत में बाल विवाह रोकथाम के क्रम में प्रथम प्रयास औपनिवेशिक सरकार द्वारा 1829 ईस्वी में किया गया।
औपनिवेशिक सरकार द्वारा 1829 ईस्वी में किया गया। तो हमने ये लिखा है कि जितना अपने को उल्लेख जो मिलता है उसके अनुसार हो सकता है इससे पहले भी बाल विवाह रोकने संबंधी या यौन संबंध स्थापित करने संबंधी आयु के संबंध में कोई ना कोई प्रयास हुआ हो, लेकिन उसका उल्लेख नहीं मिलता। सबसे पहले जो क्रम से जो पहला उल्लेख मिलता है वो कब का है? 1829 का, जब औपनिवेशिक सरकार ये कार्य करती है। इसी लाइन को आगे बढ़ाना। तथा कम उम्र की लड़कियों से बलात् संभोग को, बलात् का मतलब होता है इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य, बलात् संभोग को बलात्कार घोषित किया गया। कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात् संभोग को बलात्कार घोषित किया गया तथा सजाए मौत का प्रावधान किया गया। अब इसमें पता है, याद रखने लायक एक ही चीज है। वो चीज ये है कि भारत में सर्वप्रथम जो बाल विवाह रोकथाम के क्रम में प्रयास किया गया वो किसके द्वारा और कब किया गया? तो प्रयास किसने किया है और कब किया है? बस ये दो चीजें याद रखनी है आपको। भारत में सर्वप्रथम बाल विवाह रोकथाम के क्रम में किया गया पहला प्रयास किसका था? औपनिवेशिक सरकार अर्थात ब्रिटिश सरकार का था। और कब किया था? 1829 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे, तत्कालीन विधि आयोग द्वारा 1846 ईस्वी में तत्कालीन विधि आयोग द्वारा 1846 ईस्वी में सरकार के समक्ष यौन संबंध बनाने की न्यूनतम आयु को बढ़ाने की सिफारिश की गई। सिफारिश कब की गई है बताने एक बार? 1846 में। किसने की है? तत्कालीन विधि आयोग ने। किसके समक्ष की है? तत्कालीन जो भी सरकार रही यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसके समक्ष की है। क्या सिफारिश की है? यौन संबंध बनाने की न्यूनतम आयु में क्या की जाए? वृद्धि की जाए। अब इस सिफारिश को कब सुनेगी तत्कालीन सरकार? हाँ, लगभग 24 साल बाद में जाकर जो 1860 में इसको सुनती है। तो नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे, सरकार ने इस सिफारिश को 1860 में स्वीकार किया। सरकार ने इस सिफारिश को 1860 में स्वीकार किया। छियालीस 24 14 साल हो रही है, 24 नहीं है ना, सॉरी। तो 1829 में पहला प्रयास हुआ, फिर विधि आयोग 1846 में सिफारिश करते हैं भाई एज में वृद्धि करें, फिर 1860 में सरकार उसको स्वीकार कर लेती है। तो सरकार ने कब स्वीकार किया? 1860 में स्वीकार किया तथा न्यूनतम आयु को, थोड़ा और लिख दो, न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 12 वर्ष किया।
तथा न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 12 वर्ष किया। अब अपन अधिनियम लिखेंगे एक एक। तो सबसे पहले लिखना आप नेटिव मैरिज एक्ट 1872। नेटिव NATIV नेटिव नेटिव मैरिज एक्ट 1872। देखो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में क्या कुछ खास है। जब ये 1872 में अधिनियम आया तो इसमें क्या कुछ विशेष था, सिर्फ वो विशेष बातें लिखनी है। इस अधिनियम में विशेष बात क्या थी, विशेष बातों को नंबर 1 सुन लें पहले आप। चार पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट। सबसे पहले विवाह हेतु धर्म व जाति संबंधी जो प्रतिबंध थे उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। कोई भी किसी भी जाति में किसी भी लड़का किसी भी लड़की में आपस में शादी हो सकती है। धर्म संबंधी जाति संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं होगा, पहला काम। दूसरा विशेषता, बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाया, ये अच्छा किया। विवाह एक ही करेंगे, बहु विवाह नहीं होगा। 2 काम हो गए। एक काम तो बहु विवाह पर प्रतिबंध लग गया, दूसरा काम विवाह हेतु धर्म और जाति संबंधी जो प्रतिबंध था उसको समाप्त कर दिया गया। साथ ही तत्कालीन समय जो विवाह विच्छेद था, जो तलाक था, उसको मान्यता नहीं थी। मतलब जिसका विवाह जिसके साथ हो गया वो हो गया, विवाह विच्छेद नहीं हो सकता और तलाक नहीं हो सकता था। इस सब को भी क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। मतलब अब इस एक्ट के लागू होने के बाद विवाह विच्छेद हो सकता था, तलाक लिया जा सकता था। कितने पॉइंट हो गए? 3। पहले बताओ कौन सा बताया मैंने? विवाह हेतु धर्म जाति संबंधी प्रतिबंध हटा दिए गए। दूसरा, बहु विवाह को बंद कर दिया गया, मतलब विवाह होना जरूरी है लेकिन बहु विवाह होना गलत है। तीसरा पॉइंट क्या था? विवाह विच्छेद और तलाक को क्या दी गई? मान्यता दी गई। और विवाह की न्यूनतम आयु इसके तहत भी 10 वर्ष बढ़ाकर कितनी हुई? 12 वर्ष हुई। लेकिन इसमें कमी क्या थी? ये हिंदुओं पर मुस्लिमों पर लागू नहीं होता था, ये सिर्फ ब्रह्म समाजियों पर, जो ब्रह्म समाज वाले थे ना, सिर्फ उन पर ही लागू होता था। कौन सा अधिनियम है? नेटिव मैरिज एक्ट 1872। किस धर्म से संबंधित था? ब्रह्म समाजियों से। हालांकि हिंदुओं में ही आते हैं ये ब्रह्म समाज वाले, है ना, लेकिन वो एक अलग ही कैटेगरी, उन पर ही सिर्फ ये एक्टिव होता था, बाकी इसी पे नहीं। तो एक एक पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले लिखना बहु विवाह पर प्रतिबंध। बहु विवाह पर प्रतिबंध। एक खास काम तो ये था इसमें। दूसरा काम विशेष था विवाह विच्छेद। वह तलाक को मान्यता। इस वाले पॉइंट का क्या अर्थ था भाई? किसी का पहले विवाह हो गया और वो संतुष्ट नहीं है, दोनों प्यार प्रेम से अलग होना चाहते हैं, तो विवाह विच्छेद हो सकता है, तलाक लिया जा सकता है। ये थोड़ा सा कि फैसिलिटी मिल गई लोगों को। तीसरा काम था विवाह हेतु धर्म व
जाति बंधन समाप्त। विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष। अभी देखो, अभी तक हमने जितने भी पहले जो स्टेप पढ़ी वो नॉर्मली नियमावली थी, छोटे छोटे कानून थे, बड़े प्रावधान वाले एक्ट नहीं थे। ये अब बड़े प्रावधान बनने लगे, है ना, इस तरीके। तो सबसे पहला प्रयास कब होता है रोकथाम के क्रम में, बताओ, अब बोलो। 1829 में किसने किया? औपनिवेशिक सरकार ने। और क्या कहा था कि न्यूनतम आयु की लड़कियों के साथ यौन संबंध बनते हैं तो उसको बलात्कार घोषित किया जाएगा और मौत की सजा मिलेगी। फिर 1846 में तत्कालीन विधि आयोग सरकार के समक्ष ये सिफारिश रखता है कि साहब विवाहिता के साथ भी जो न्यूनतम आयु का आंकड़ा है वो निर्धारित किया जाना चाहिए। फिर इस सिफारिश को सरकार कब संज्ञान में लेती है? 1860 में। और एज जो है विवाहिता हो या अविवाहिता हो दोनों के लिए न्यूनतम कितनी कर दी गई? 10 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। 3 पॉइंट याद होंगे। फिर चौथे स्टेप पे आया है कौन सा मैरिज एक्ट? नेटिव मैरिज एक्ट 1872। इसमें 4 पॉइंट खास याद रखने हैं। पहला क्या है? इस अधिनियम के तहत बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया गया, विवाह विच्छेद और तलाक को मान्यता दी गई, विवाह के लिए धर्म जाति संबंधी जो प्रतिबंध थे वो तोड़ दिए गए, और चौथा लास्ट कौन सा है? विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 12 वर्ष कर दी गई। याद है ना? हाँ। अब आगे नोट लगा के लिखें, इसमें यहां नोट लगा के लिखना, यह अधिनियम केवल ब्रह्म समाजियों पर, यानी कि जो ब्रह्म समाज के लोग थे उन पर, है ना, यह अधिनियम केवल ब्रह्म समाजियों पर लागू होता था। यह अधिनियम केवल ब्रह्म समाजियों पर लागू होता था, बाकी किसी में लागू नहीं होता था। अब साहब इधर ये अधिनियम आता है, ये 4 मुख्य इसमें प्रावधान होते हैं, ये केवल ब्रह्म समाजियों पर लागू होता है। इधर थोड़ी थोड़ी चर्चा हिंदुओं में भी होने लगी, क्योंकि तत्कालीन समय विधवा विवाह प्रतिबंध लग रहा था उस पर। इसके अलावा बाल विवाह पर भी क्या लग रहा था? प्रतिबंध। भाई हिंदुओं में भी थोड़ा थोड़ा विरोध होना शुरू हुआ। किस बात का? कि हिंदुओं में एक तो विधवा विवाह पर और एक बाल विवाह पर क्या लगे हुए थे? प्रतिबंध लगे हुए थे। थोड़ी थोड़ी चर्चाएं चल ही रही थी, तभी एक घटना घटती है बंगाल में। और घटना क्या होती है? एक लड़की जिसका नाम होता है फूलमती। क्या नाम होता है? फूलमती, जिसकी उम्र महज 11 वर्ष थी और उसका विवाह कर दिया जाता है। बंगाल की घटना आती है, 1890 की बात कर रहा हूं मैं। कब की? 1890 में एक घटना घटती है। देखो ये एक्ट कब आया है? 1872 में। इस एक्ट के आने के बाद थोड़ी थोड़ी चर्चाएं होने लगी कि भाई जो भारत में बाल विवाह पर और एक साथ ही विधवा विवाह पर जो अंकुश लगा हुआ है वो गलत है, उसके बारे में मतलब चर्चाएं चल रही थी। तभी 1890 का समय आता है और बंगाल में एक घटना घटती है कि एक लड़की जिसका नाम फूलमती होता है, एज जस्ट कितनी थी? 11 वर्ष। 11 वर्ष की एज में फूलमती का विवाह कर दिया जाता है। विवाह खुशी खुशी संपन्न होता है और वो पहली बार ही अपने ससुराल जाती है। उनके पति, जिनका नाम हरिमेती था, और उनके पति की एज होती 35 साल, और वो भाई साहब बलात् संभोग करते हैं, उनके साथ जबरन संभोग करते हैं। और इस घटना के दौरान फर्स्ट नाइट उसकी क्या हो जाती है? लड़की की डेथ हो जाती है, जिसको लेके बंगाल में इतना बड़ा भवंडर हो जाता है कि तत्कालीन जो औपनिवेशिक सरकार थी
वो मजबूर हो जाती है कि भाई इस घटना पर क्या बनाई जाए, एक समिति का गठन किया जाए और वो इस बात का निष्कर्ष निकाले क्या वास्तव में ही लड़कियों की न्यूनतम जो संभोग करने की एज है उसमें वृद्धि की जानी चाहिए, क्या सच में ही एज का फैक्टर है, ऐसा वैसा। जब ये सामने आता है तो गठित भी की जाती है औपनिवेशिक सरकार द्वारा समिति, और समिति अपनी क्या देती है, सिफारिश देती है, और सिफारिश के बाद फिर ब्रिटिश सरकार जो एक नया अधिनियम लेकर आती है जिसको एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कहा जाता है 1891 का, एज ऑफ एक्ट 1891। ठीक है, तो ये वाला तो हो जाता है। तो घटनाएं जो है ये नॉर्मल, इसके बारे में कुछ खास बात नहीं है। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, जैसे ही ये अधिनियम लागू हुआ, सिर्फ किस पे लागू था ये बताना, ब्रह्म समाजियों पर लागू था। इधर भारत में जो हिंदू समाज था उसमें भी अराजकता का माहौल था, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना यह था कि भाई बाल विवाह होने चाहिए, विधवा विवाह जो है उसको खोल देना चाहिए। ऐसी चर्चाएं समाज में चल ही रही थी, सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखने का मुद्दा चल ही रहा था कि तभी 1890 में बंगाल में क्या होती है, घटना होती है जिसमें लड़की का नाम हरिमेती होती है, फूलमती होता है, लड़के का नाम हरिमेती होता है। लड़के की एज जस्ट 11 साल होती है, लड़के की एज 35 साल होती है। विवाह के बाद फर्स्ट नाइट जंबर संभोग किया जाता है, उसमें लड़की की डेथ हो जाती है, डेथ के बाद हो जाता है और सरकार मजबूर हो जाती है कि भाई एक समिति बनाए और निर्धारित कानून जो है वो बनना चाहिए। और इसी सब घटना का रिजल्ट था कि एक नया अधिनियम जस्ट सामने आता है। इस अधिनियम से पहले आप मुझे बताओ अभी कौन सा अधिनियम पढ़ा है हमने? आज शुरुआत कौन से वर्ष से की है? 1829 का जिक्र किया, उसके बाद कौन से वर्ष का जिक्र है? 1846 का, उसके बाद 1860 का, उसके बाद कौन सा? 1872 का। याद रहेगा ना कंफर्म? हाँ, ये जो अभी आपने नेटिव मैरिज एक्ट देखा 1872 का, इसमें कितने खास प्रावधान है? 4 प्रावधान है। पहला प्रावधान कौन सा लिखा अपन ने, बताना फिर से? बाहु विवाह पर क्या कर दिए गए? प्रतिबंध लगा दिए गए। दूसरा काम क्या खास? विवाह विच्छेद और तलाक को मान्यता दे दी गई। तीसरे विशेष काम क्या है? विवाह हेतु धर्म जाति बंधन क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और चौथा प्रावधान क्या है? विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 12 वर्ष। खास बात क्या है इसकी, किस पे लागू होता है? सिर्फ इसके बाद घटना आगे चलती है। और हमने जिक्र कौन से वर्ष का किया? 1890 का। 1890 में घटना घटती है, फिर एक समिति का गठन होता है। समिति के गठन के जस्ट एक वर्ष बाद यानी कि 1891 में क्या आता है? एक नया एक्ट आता है। और एक्ट जो है नया उसको लिखिए अब आप। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891। CONCENT इंग्लिश में ज्यादा मतलब हाथ काम कर रहे हैं तो ऐसा ही आती है इंग्लिश। मेरे को थोड़ा क्या कि हिंदी में तकलीफ रहती है, मेरे को हिंदी में अच्छा, इंग्लिश में अच्छा चलता हूँ, तब इतनी अच्छी राइटिंग आप समझ रहे हैं ना आप। अब देखो इसमें इसकी आप घटना सुनो। इस समय यानी कि 1891 में भारत में गवर्नर जनरल हुआ करते थे लैंसडाउन। कौन थे? लैंसडाउन। लैंसडाउन जो है इस समय भारत में क्या थे? गवर्नर जनरल थे। और इनके समक्ष ये बिल देखो, एक्ट बनता है कोई भी, एक्ट से पहले क्या होता है? बिल होता है। जैसे अभी अपना संसद है, संसद में कितने सदन हैं? अरे संसद में कितने सदन हैं? संसद के अंग कितने होते हैं? 3। हाँ, अंग में तो कौन शामिल हो जाएगा? राष्ट्रपति भी शामिल हो जाता है। लेकिन सदन कितने होते हैं? प्राथमिक सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को। और उच्च सदन किसको कहते हैं? राज्यसभा को। अब कुछ बिल ऐसे होते हैं जिन्हें आप दोनों सदनों में से किसी में भी पेश कर सकते हैं, लेकिन
वित्त विधेयक ऐसा होता है जिसको सिर्फ कहां पेश किया जा सकता है? पहले राज्यसभा में या लोकसभा में? लोकसभा में। लोकसभा उसको पास कर देती है, फिर वो कहां भेजती है उसको? राज्यसभा क्या कर सकती है? अधिकतम 14 दिन रोक सकती है। 14 दिन में या तो काम कर दे, नहीं तो काम हुआ मान लिया जाएगा। उसके बाद वो कहां जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति उसको परमानेंट जेब में भी सुला सकता है, रख सकता है, या फिर उसके ऊपर पास कर देगा तो वो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। ठीक ऐसे ही मैं आपको बता रहा था कि घटना हुई थी बंगाल में। उस घटना के बाद औपनिवेशिक सरकार ने एक समिति बनाई थी और उस समिति ने एक बिल बनाया जिसका नाम था एज ऑफ कॉन्सेंट बिल। क्या एक्ट नहीं लिखेंगे उस टाइम, तो बिल ही था। एक्ट तो कब बनेगा? जब लैंसडाउन उस पे क्या करेगा? साइन करेगा। तो वो सबसे पहले समिति ने एज ऑफ कॉन्सेंट बिल जो है लैंसडाउन के समक्ष प्रस्तुत किया। क्या किया? प्रस्तुत किया। और प्यारे साथियों, ये प्रस्तुत किया 9 जनवरी 1891 को। कभी 9 जनवरी 1891 को लैंसडाउन के समक्ष ये बिल पेश किया गया। फिर लैंसडाउन साहब इस पर सिग्नेचर करते हैं ऐसे ऐसे करके 19 मार्च 1891 को। और जैसे ही ये साइन कर देते हैं तो ये जो बिल था ये क्या बन गया? अब एक्ट बन गया, प्रावधान बन गया। अब ये प्रावधान बन गया, आगे की कहानी करेंगे। फिलहाल इसमें 2 पॉइंट लिखते हैं ना। यह बिल चूहे वाला बिल ना है, सुन रहे हो क्या? वो जमीन में भी बिल खुदा रहता है चूहे का, वो बिल की बात ना कर रहा हूं मैं परपत्र वाले बिल की बात कर रहा हूं, है ना। यह बिल 9 जनवरी 1891 को तत्कालीन गवर्नर जनरल डेट लिख दी क्या? क्या लिखा है? यह बिल तत्कालीन गवर्नर जनरल लैंसडाउन के समक्ष 9 जनवरी 1891 को पेश किया गया। हाँ जी, अच्छा डेट लिख दी थी। और तो हमने यही तो पूछा था, हम कुछ और सोचने लगे थे। कोई बात नहीं, डेट पहले लिख दी। तो यह बिल 9 जनवरी 1891 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लैंसडाउन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत कर रहे हैं साहब? 9 जनवरी 1891 को। क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? बिल। कौन सा बिल? एज ऑफ कॉन्सेंट बिल। किसके समक्ष पेश हो रहा है? तत्कालीन गवर्नर जनरल के समक्ष, जिनका नाम क्या था? लैंसडाउन। नेक्स्ट लाइन पे लिखना, लैंसडाउन ने इस बिल को लैंसडाउन ने इस बिल को 19 मार्च 1891 को स्वीकार किया। स्वीकार किया मतलब उसने साइन कर दिए। हाँ जी, इससे पहले कौन सा अधिनियम पड़ा है? नेटिव मैरिज एक्ट 1893। कितने प्रावधान है? 4 प्रावधान खास थे जो अपन ने लिखे। पहला क्या था? बहुविवाह पर प्रतिबंध, विवाह विच्छेद और तलाक को मान्यता, विवाह हेतु धर्म जाति बंधन समाप्त, और लास्ट में लिखा एज संबंधी फैक्टर 10 वर्ष बढ़ाकर कितना कर दिया गया? हाँ, और जो है किस पर लागू होता था? केवल
हाँ, इसके बाद जो हमने देखी थी, एक घटना घटती है, घटना के बाद मसौदा समिति तैयार होती है, समिति जो है एक बिल तैयार करती है जिसका नाम होता है एज ऑफ कॉन्सेंट बिल, जो तत्कालीन गवर्नर जनरल लैंसडाउन के समक्ष 9 जनवरी 1891 को पेश किया जाता है, और जनरल साहब उसको फिर 19 मार्च 1891 को क्या कर देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं। और सिग्नेचर करने के साथ ही ये सामने आता है फिर क्या, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891। अब इसके तहत देखो बात क्या की गई, इसके तहत न्यूनतम जो अब आपको पता है ये जो एक्ट है ये किसके लिए बन रहा है, ये ब्रह्म समाजों को छोड़कर जो बाकी लोग जो थे उनके लिए बन रहा है। इसके लिए भी अब एज का फैक्टर चलता है, और एज जो है वो कितने वर्ष आ जाती है, 12 वर्ष आ जाती है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसका विरोध किया तत्कालीन समाज सुधारक बाल गंगाधर तिलक ने। ये इंपॉर्टेंट बनता है कि प्रसिद्ध समाज सुधारक बाल गंगाधर तिलक ने किस अधिनियम का विरोध किया था, तो वो अधिनियम था एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891। देखना इसमें नेक्स्ट लाइन पर देखिए, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत कहा हेतु न्यूनतम आयु, कहा हेतु न्यूनतम आयु 12 वर्ष रखी गई। कहा हेतु न्यूनतम आयु 12 वर्ष रखी गई। नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे, प्रसिद्ध समाज सुधारक बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। प्रसिद्ध समाज सुधारक बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है साहब? इसका जन्म दिवस होता है। शत्रुपा कौन थी? प्रथम महिला थी। मनु ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? मनु स्मृति में 8 वर्ष की लड़की के लिए लड़का कितने वर्ष का होना चाहिए, और 12 वर्ष वाली के लिए तो 30 वर्ष का होना चाहिए। अच्छा जी, भारत का प्रथम लिखित प्रमाणित बाल विवाह क्या कौन सा था? किस किस का? राजश्री और ग्रहवर्मन का। इस विवाह का उल्लेख किसमें मिलता है? हरसरित में। हरसरित जो किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने लिखी थी, इसमें उल्लेख मिलता है। फिर आपको वो 2 पॉइंट भी याद रखने हैं, एक तो बाल विवाह कैसे प्रचलन में आया समाज में, और बाल विवाह के क्या क्या दुष्परिणाम थे। उसके बाद हमने रोकथाम के प्रयास शुरू किए ही थे कि एक नोट लगा दिया। नोट क्या था? राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन संपन्न होते हैं? आखा तीज को, है ना, अक्षय तृतीया को, जो कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को। हर महीने में कितने पक्ष होते हैं? पहला पक्ष कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष, और दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। तो अपन ने किस पक्ष की बात की है? शुक्ल पक्ष की बात की है। और दूसरे सर्वाधिक विवाह कब संपन्न होते हैं? पिपले पूर्णिमा। पिपल पूर्णिमा के दिन और अक्षय तृतीया के दिन भाई साहब कई रोग कट जा है ना। हाँ, उस दिन तो भाई साहब जबरन भी होता ही है। वो कहते हैं ना कि ए दिल समझा कर तू बात को, कि ए दिल तू समझा, ए दिल समझा कर तू बात को, कि जिसे तू खोना नहीं चाहता वो तेरा कभी होना नहीं चाहता। ऐसा भी होते हैं भाई साहब, मतलब पसंद नहीं करते लेकिन घर वाले बेचारे घुमा देते हैं, फेरे फारे दे के करते एक तरफ। अच्छा जी, ठीक है साहब, ये हो गया। अब इसके बाद जहां से सामान्यतः नॉर्मली शुरुआत करते हैं, अब आता है शारदा एक्ट वाली कहानी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला। इंपॉर्टेंट ये भी था, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको छोड़ देंगे, है ना। नेक्स्ट जो लिखेंगे अब आप,
बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929। इसी का नाम क्या है? अथवा शारदा एक्ट 1929। तो ये भी एक बार प्रश्न आया था भाई साहब 2016 में कि निम्न में से किस अधिनियम को शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो ध्यान दोनों ही रखने हैं। शारदा एक्ट 1929, यानी कि आप कोई सा भी नाम ले, बात एक ही है। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 कहें या शारदा एक्ट 1929 कहें, चल गया हेडिंग। हाँ, अब पहले अपन शारदा जी की बात करते हैं। पहले तो ये बताओ, शारदा पुरुष है कि महिला है? क्या लगता है, क्या विचारात है आपके? हाँ, वो धर्मेंद्र जी कहते हैं ना कि दूर दराज ढाणी गांव में बैठे भाई, आप बताओ पुरुष हो सकता है या महिला हो सकती है? शारदा, शारदा। अभी जो शारदा एक्ट की बात कर रहे हैं अपन, ये शारदा पुरुष था, महिला था। जब पुरुष का नाम महिला हो सकता है क्या? कैसे नहीं हो सकता? श्रीलंका का प्लेयर नहीं देखा, महिला जयवर्धने, हो सकता है ना? तो ये भाई साहब पुरुष थे। नाम क्या था? शारदा, श्री हरविलास शारदा। पूरा नाम क्या है? श्री हरविलास शारदा। 3 जून 1800 और 65 को जन्म होता है अजमेर में। ये एक शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे, न्यायविद थे, न्यायाधीश थे। और इन्हीं के प्रयासों से बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 क्या हुआ था? लागू हुआ था। इसलिए क्या कहा जाता है इसको? शारदा एक्ट भी कहा जाता है। याद रहेगा ना? ये 28 सितंबर 1929 को पेश किया जाता है। कब पेश किया जाता है? ये मसौदा तैयार होता है किसकी देखरेख में? शारदा साहब, श्री हरविलास शारदा के देखरेख में एक मसौदा तैयार होता है। और इस मसौदे को फिर 28 सितंबर 1929 को केंद्रीय असेंबली में पेश किया जाता है। और इस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। और लॉर्ड इरविन इसको स्वीकार कर लेते हैं किस दिन? 28 सितंबर 1929 को। इसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी कि 1930 में 1 अप्रैल को ये क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के साथ ही खास बात ये थी कि अभी तक जितने भी एक्ट बने, अधिनियम बने, वो सभी धर्मों पर या सभी समाजों पर समान रूप से लागू होने वाले नहीं थे। ये भारत में पहला ऐसा एक्ट आया था बाल विवाह के संबंध में जो सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता था। ठीक है, लिखना शुरू करें इसमें। देखें, अजमेर निवासी श्री हरविलास शारदा अजमेर निवासी श्री हरविलास शारदा के प्रयासों से यह अधिनियम केंद्रीय असेंबली में लॉर्ड इरविन
लॉर्ड इरविन द्वारा 28 सितंबर 1929 को पास किया गया। इसके प्रयासों से पास हो रहा है अब, हरविलास शारदा के प्रयासों से। यही कारण था कि इस बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 का दूसरा नाम क्या प्रचलन में आता है? शारदा एक्ट। तो आप शारदा एक्ट 1929 कहें या बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 कहें, एक ही बात है। ये तत्कालीन समय यानी कि 1929 में 28 सितंबर के दिन केंद्रीय असेंबली में किसके द्वारा सैंक्शन कर दिया जाता है? तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा। और साथ ही फिर ये क्या हो जाता है? पास हो जाता है। अब इसको प्रभावी होने की डेट लिखेंगे तो शॉर्टकट लिखना नेक्स्ट लाइन पर, प्रभावी। प्रभावी ये नेक्स्ट ईयर होता है 1 अप्रैल 1930 से। शारदा एक्ट कब लागू हुआ ये इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना। 1 अप्रैल 1930 को जो है शारदा एक्ट लागू हो जाता है। और खास बात ये थी, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, यह अधिनियम सभी धर्मों में समान रूप से, यह अधिनियम सभी धर्मों में समान रूप से प्रभावी था। अच्छा, था क्यों लिखा है, क्यों नहीं लिखा साहब, क्या कारण है? अब है ही नहीं, शारदा एक्ट ही नहीं, अब बदल दिया होगा या बदल दिया? नाम बदल दिया। अरे साहब एक्ट ही बदल दिया ना 2006 में, इसको हटा दिया गया, बंद कर दिया गया, इसको नया आ गया। हाँ, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 आ गया ना, फिर तो 2007 में नवंबर में लागू होता है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, ताता थैया मतलब था। हाँ, फिर से बता देते हैं, कहानी बताएं या लाइन नहीं लिख पाए? अच्छा, यह अधिनियम सभी धर्मों में समान रूप से लागू होता था। अब भाई साहब इसमें फैक्टर शुरू होता है किसका? एज का। मतलब विवाह योग्य न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? न्यूनतम आयु शारदा एक्ट के अनुसार बात कर रहा हूं जी मैं, है ना। न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु बीजी हो गई, मतलब बी फॉर बॉय जी फॉर गर्ल। बॉयज के लिए रखा गया न्यूनतम आयु 18 ईयर और गर्ल्स के लिए रखा गया 14 ईयर। शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में प्रश्न ऐसा ही पूछा जाएगा, प्रारंभ में, क्योंकि बाद में संशोधन होंगे 1949, 1978, 1992 और हर बार एज का फैक्टर चेंज होता रहेगा। तो प्रारंभ में शारदा एक्ट के तहत विवाह योग्य न्यूनतम आयु लड़के की कितनी? 18 वर्ष और लड़की की कितनी? 14 वर्ष रखी गई। तो शारदा जी कहाँ के थे? अजमेर के। पूरा नाम था श्री हरविलास शारदा। और उन्हीं के प्रयासों से ये बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 केंद्रीय असेंबली में पास करवाया गया। किसके द्वारा? लैंसडाउन के द्वारा। क्या? लॉर्ड इरविन द्वारा। आपको पता है भारत का जो राष्ट्रपति भवन है उसका नाम क्या है? राष्ट्रपति भवन तो इसलिए कहते हैं कि राष्ट्रपति का ऑफिस है वहां, ऐसा मान लो राष्ट्रपति वहां बैठता है, लेकिन नाम क्या है राष्ट्रपति भवन का? वॉइस रिंगल लॉज। क्या नाम है भारत के राष्ट्रपति भवन का? हालांकि तुमने तो नाम याद रख लिया और आए याद गुनी यार। वॉइस रिंगल लॉज, ये भारत के राष्ट्रपति भवन का नाम है। ये नाम पता है लॉर्ड इरविन ने ही दिया था,
क्योंकि भारत का राष्ट्रपति भवन जब बनकर तैयार हुआ था तो उसमें पहली बार बैठने वाले व्यक्ति कौन थे? हाँ, एज ए चेयरपर्सन कौन बैठे थे? लॉर्ड इरविन। उन्होंने ही इस भवन को नाम दिया था वॉइसरेगल लॉज, जो 1912 से 1929 तक बनकर तैयार हुआ था सर एडविन लुटियंस की देखरेख में, जिसमें 4 मंजिल हैं, 340 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 340। कितने मंजिल का भवन है? 4 मंजिल का भवन है, जिसमें सभागार 37 है, बरामदे 72 हैं। और हाल ही में उसमें राष्ट्रपति भवन में स्थित गार्डन का नाम बदला गया था ना, मुगल गार्डन, जिसका नाम क्या रख दिया गया है? अमृत उद्यान। रायसीना हिल्स पर बना हुआ है। राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ी तब नहीं आएगा ये सब मैटर? अच्छा आप पॉइंट तो पढ़ाऊंगा यार, कोई बात नहीं भाई साहब, सॉरी। कब जो है इसको पास किया गया? 28 सितंबर 1929 को। लागू कब होता है, प्रभावी कब होता है ये? 1 अप्रैल 1930 को। और ये खास बात थी इसकी कि ये सभी धर्मों में समान रूप से लागू होता था। न्यूनतम एज इसके अनुसार देखें तो लड़के की 18 वर्ष, लड़की की 14 वर्ष। अब भाई साहब इसमें क्या होगा? अमेंडमेंट होंगे, संशोधन होंगे। किसमें? शारदा एक्ट में, अर्थात बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 में। संशोधन कब कब होंगे एक साथ देख लो। एक बार तो पहला संशोधन 1949 में होगा, फिर दूसरा संशोधन 1978 में होगा, और तीसरा संशोधन 1992 में होगा। तो शारदा एक्ट 2006 में समाप्त हुआ। 6 में समाप्त होने से पूर्व कुल कितने संशोधन हुए इसमें? 3। कब कब हुए? 1949, 1978 और 1972। जब लागू हुआ तब लड़की की एज जो है इसमें कितनी थी? 14 वर्ष। पहला जो संशोधन हुआ तब लड़की की एज 15 कर दी गई, 14 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 15। और जब 1978 में लड़के की तो वो ही रही 18, लड़की की जस्ट कितनी कर दी गई? 15। लेकिन जब 1978 में दूसरा संशोधन होता है तो लड़की को भी घसीट कर और 18 से कितना टिका दिया गया? 21। और लड़की को भी फिर 15 से हटा के कितना कर दिया गया? 18। और अब आता है तीसरा संशोधन। तीसरे संशोधन में एज का तो वही फैक्टर रहा, एज में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, लेकिन बाल विवाह करने वाले अभिभावकों को सजा दिए जाने का प्रावधान पहली बार शारदा एक्ट के तहत कब हुआ? 1992 में, तीसरे संशोधन के तहत। और सजा क्या ही बताऊं, ना पूछो तो बढ़िया रहे कि 1000 रुपए का आर्थिक दंड या 1 माह का कारावास या दोनों दिए जाने का प्रावधान किया गया। फाइनली फिर 2006 को इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, मतलब इसको समाप्त कर दिया गया। और फिर आता है नेक्स्ट 2006 वाला जो कल पढ़ेंगे। तो अभी आप इसमें आगे लिखना शुरू करें। आपने एज तक का मैटर लिख लिया ना, अब लिखना इसमें प्रथम संशोधन। मेरे टाइम को नहीं हुआ, अभी मैं 20 साल और जीऊंगा, वो बाद में ना। आगे लिखो प्रथम संशोधन, जस्ट 20 साल और जीऊंगा जस्ट, हाँ, उसके बाद नहीं जीऊंगा। प्रथम संशोधन 1949। और प्रथम संशोधन का प्रावधान क्या रहा? प्रथम संशोधन का प्रावधान था लड़की की विवाह योग्य न्यूनतम आयु 14 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष की गई। एक ही चीज याद रखनी, तो शारदा एक्ट में पहला संशोधन होता है 1949 में। इसमें खास बात क्या थी, क्या प्रावधान था? लड़की की विवाह योग्य न्यूनतम आयु 14 वर्ष बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 15 कर दी गई। याद हो गया ना? हटा दे पेज, दूसरे नंबर पे लिखना दूसरा संशोधन। दूसरा संशोधन 1978। और यहां भी जो प्रावधान है, प्रावधान जो है आयु संबंधी ही था। और आयु किस प्रकार से थी? देखो, इससे पहले
लड़के की कितनी थी? 18। तो दूसरे संशोधन, पहले संशोधन में लड़के की ऐसे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी, तो वो तो 18 ही रही। लेकिन लड़की की एज जस्ट 1 साल बढ़ा दी गई, जो कि 14 से बढ़कर कितनी हो गई थी? 15 हो गई थी। अब वो एज जो है वो बढ़ाकर 3-3 वर्ष दोनों में, जो लड़का जो है, लड़का इसकी आयु तो 18 प्लस 3 बराबर कितना कर देंगे? 21 वर्ष। और जो लड़की है, इसकी आयु जो 15 प्लस 3 बराबर कितना कर देंगे? 18। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जबरदस्ती बोल दिया जाता है ताकि थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आप मायूस हो रहे हैं, तब ऐसा बोल देते हैं। ये दूसरा प्रावधान हो गया। लास्ट तीसरा प्रावधान, फिर बाकी चीजें कल करेंगे अपन। शारदा एक्ट में तीसरा जो संशोधन होता है, तीसरा संशोधन कब होता है? 1992 में। और तीसरे संशोधन में प्रावधान में लिखना, बाल विवाह करने वाले अभिभावकों को सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया। बाल विवाह करने वाले, या आप ये कह सकते हो कि बाल विवाह के समर्थक अभिभावकों को, है ना, सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया। और नेक्स्ट लाइन पे लिखना सजा क्या है? सजा लिखना 1000 रुपए का आर्थिक दंड, 1000 रुपए का आर्थिक दंड, या 1 माह का कारावास, अथवा दोनों। मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों सजा भी दी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दिन मंगलमय हो। थैंक यू।